Sing that shit. Yeah. नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञान। दोस्तों, प्राचीन काल से कुछ परंपराएं चली आ रही हैं जो आज तक जस की तस हैं। जिन विद्वानों ने या पूर्वजों ने कन्यादान जैसी प्रथा बनाई होगी, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उन परंपराओं का आगे के लोग किस प्रकार हनन करेंगे, उन सुप्रथाओं को कुप्रथाओं में परिवर्तित कर देंगे। दरअसल प्राचीन समय से कन्यादान अर्थात विवाह के समय लड़की के दान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, जबकि हम जानते हैं कि कन्या कोई वस्तु नहीं है और दान तो सिर्फ वस्तुओं का किया जाता है। परंतु अंधविश्वासी लोग उन्हीं प्रथाओं को निरंतर बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। वो किसी धर्म या समाज के हों, कन्या या स्त्री को समान स्थान देने के पक्षधर आज के आधुनिक युग में भी नहीं है। परंतु खुशी की बात यह है कि आज की पीढ़ी का दृष्टिकोण थोड़ा परिवर्तित हो चुका है। वो एक दूसरे को समान अधिकार देना चाहते हैं। आज के युवा स्वयं अपने माता पिता को दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और पितृसत्तात्मकता के लिए रोकने का प्रयास करते हैं। और पूरा तो नहीं, पर कुछ प्रौढ़ समाज भी अपनी सोच को काफ़ी हद तक बदलने में सफल रहा है। कन्यादान कविता ऋतुराज रचित कविता है। इस कविता में कवि ने एक माँ के अंतर्द्वंद को प्रकट करने का प्रयास किया है, क्योंकि माता पिता की छत्र छाया में उस कन्या ने केवल सुख शांति का एहसास किया। प्रथानुसार लड़की को ससुराल जाना है और एक माँ का दिल जो है वो दहेज प्रथा और स्त्रियों के शोषण जैसी चीज़ों से व्यथित है कि कहीं उसकी बेटी को इन कुप्रथाओं का सामना न करना पड़े, जिससे समाज के कुछ भावनाहीन लोग दहेज के लिए बहुओं को जलाने का, मारने का प्रयास करते हैं। ऐसे अमानवीय कार्य करते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। एक माँ यह चाहती है, अपनी बेटी को समझाती है कि यदि उसे इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वह कमज़ोर, पतित और अबला बनकर ना बने, बल्कि डटकर इन परिस्थितियों का सामना करे और शोषक वर्ग का विरोध करे, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बेटी सिर्फ अच्छे भविष्य की ही कल्पना कर रही है, सुंदर सपने सजो रही है। उसे वास्तविक कष्टों का तो आभास भी नहीं है। आमतौर पर सभी लड़कियां या लड़के सब विवाह के पहले अपने सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अच्छी कल्पनाओं को करते हैं। और लड़कियां तो ये सोचती हैं कि सौंदर्य बढ़ाने से, सुंदरता बढ़ाने से उनके सभी ससुराल के सदस्य और साथी सभी खुश हो जाएंगे, उन सब का वो दिल जीत लेगी। खुशियों के जैसे उन लोगों को पंख से लग जाते हैं। इस कविता में हृदय स्पर्शी शब्दों की प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी और एक माँ के अंतर्द्वंद को भी आप देखेंगे। कविता की पंक्तियाँ शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। ये किसकी बात की जा रही है? यहाँ माँ के दुख की बात की जा रही है कि वो कितना प्रामाणिक था। क्या माँ के दुख की भी हमें प्रमाण देना पड़ेगा? वो कितना स्वाभाविक होता है, माँ की वेदना कितनी तीव्र होती है, इसे बताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो एकदम स्वाभाविक होता है। माँ को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल का टुकड़ा उससे दूर हो रहा है। तो यहाँ कन्यादान के वक्त उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है, उनके उस समय के दुख को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी अंतिम पूंजी वही बेटी है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि एक बेटी और माँ के बीच का संबंध कुछ इस प्रकार का होता है जैसे एक मित्र का हो। उनसे कोई भी बात छिपी नहीं रहती है, एक दूसरे से सारी बात वो शेयर करते हैं। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचने वाला है अपनी बेटी को दान करने के बाद, इसीलिए वो ये सोचकर उनको अंतिम पूंजी कह रही हैं। लड़की अभी सयानी नहीं है। कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी भी चालाक, सयाना, समझदार नहीं समझता। हमेशा ही उनको समझता है कि वो उसे दुनियादारी जैसी चीज़ें नहीं आती हैं। समाज से सामंजस्य कैसे स्थापित करेगी, वो इस बात को सोचकर वो हमेशा परेशान रहती हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि उनकी बेटी अभी समझदार, योग्य नहीं है, बड़ी कमसिन है। अभी इतनी भोली सरल थी, ऐसा लगता है कि बहुत समझदार, वो अभी समझदारी उसके अंदर है नहीं, बहुत भोली है वो, उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता है। इन पंक्तियों से आशय है कि वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी वो पूरी तरह से अपरिचित है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी, इस बात से एक माँ चिंतित है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की।
वह पाठिका थी, मतलब वो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, उसे वास्तविक जीवन के बारे में बिल्कुल भी भान नहीं है। जो भी उसकी कल्पनाएं हैं वो अस्पष्ट सी हैं, इसलिए उन्होंने धुंधले प्रकाश की बात यहाँ पर कही है। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती है, यानी सब अच्छा अच्छा है यही वो सोचती है। गंभीर भावों को समझने में अभी भी वो असमर्थ है। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट है, यानी धुंधली नजर आ रही है, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ माँ समझा रही है अपनी बेटी को कि अपने सौंदर्य पर इतराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा सजग रहना, किसी की प्रशंसात्मक शब्दों में ना उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना, क्योंकि सुंदरता की प्रशंसा करके लोग अपने काम निकलवाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। लोगों की प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर भ्रम जाल में फंस मत जाना। इसलिए वो इन शब्दों को कह रही है कि माँ ने पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आगे की पंक्तियाँ, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। ये क्यों कहा होगा? क्योंकि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा में ऐसा भी होता है कि लड़की अपने आप को जलाने का प्रयास करती हैं या फिर उनको ससुराल पक्ष के लोग जला देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अवेयर रहे, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं कि आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। इसलिए आग से हमेशा सावधान रहना। और इस आग के ज़रिए वो उन कठिनाइयों से सामना करने की बात कर रही हैं, उनसे सतर्क रहना, अपनी प्रशंसा वगैरह सुन के खुश मत हो जाना, बल्कि हर समय सजग रहने की प्रेरणा दे रही हैं। आगे की पंक्तियों में, वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रम की तरह हैं। वस्त्र और आभूषण वैसे तो शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं, लड़की की या स्त्रियों की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए वस्त्र और आभूषण प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को बंधन जैसा प्रयोग मत होने देना। यानी इस भ्रम में मत पड़ना कि वस्त्र और आभूषणों से सजा कर लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, यानी शोषण कर सकें। ये सब स्त्री जीवन के बंधन हैं। किस तरह से बंधन है स्त्री जीवन के? किस तरह के बंधन? जब लोग वस्त्र और आभूषणों से लाद कर उन्हें किसी भी भ्रमजाल में आसानी से फंसा सकते हैं, इसलिए उसकी चकाचौंध में नवविवाहितें बंधन जैसी बंध जाती हैं। ऐसा मत करना, वो समझा रही हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा? असल में लड़कियों की कल्पना अगर हम करें तो कमज़ोर लड़की, सुशिक्षित लड़की, संस्कारशील लड़की, ऐसी लोग कल्पना करते हैं। लेकिन मर्यादा भी एक सीमा तक ही अच्छी लगती है। तो अपनी कन्या को वो सलाह दे रही है कि तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार तो करना, किंतु सामान्य और कमज़ोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए कभी भी दुर्बलता प्रकट मत करना, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करना। अगर आपका कोई शोषण करने के लिए उत्सुक है तो आप उसको गंभीर भाव से लें, वहाँ पर कमज़ोर न पड़ें। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्वक मुकाबला करना। ऐसी सलाह देने के लिए उसने इस पंक्ति को कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम पंक्ति को स्पष्टतः समझने के लिए कुछ और थोड़ा सा व्याख्या मैं करती हूँ। इसके माध्यम से माँ स्वीकार करती है कि परिवार व समाज को बनाए रखने वाले गुण, यानी कोमलता, सुंदरता, सहनशीलता, ममता आदि का लड़की में होना आवश्यक है, अनिवार्य रूप से है। किंतु मात्र इन्हीं गुणों को समेटे हुए लड़कियों का व्यक्तित्व उसे कमज़ोर सा प्रतीत होता है, अतः वह इसे नकार रही है, मतलब इसे मना कर रही है। उसका मानना है कि लड़कियों में समाज की विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि बदलते परिवेश में लड़कियां पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी आत्मनिर्भर होती जा रही हैं, जो कि मेरे विचार से सकारात्मक बदलाव है। इसका मतलब वो अपनी कन्या को भड़का नहीं रही है, परंतु अपितु अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित कर रही है। कविता में माँ के माध्यम से कवि ने स्त्री जाति के शोषण की व्यथा कथा से आहत होकर ही सीख दी है। आधुनिक समाज में एक ओर तो नारी को अनेक उपमानों से सम्मानित किया जाता है और दूसरी ओर यथार्थ जीवन में नारी से विपरीत व्यवहार किया जाता है। कविवर मैथिली शरण गुप्त नारी को शोषित रूप को प्रस्तुत कर नारी के प्रति सहृदयता व्यक्त करते हैं
कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी नारी को श्रद्धा का प्रतीक मानकर कहते हैं कि नारी केवल तुम श्रद्धा हो, कहकर उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। फिर भी हमेशा से दबी चली आ रही नारी के प्रति शोषण प्रवृत्ति से कन्यादान कविता की माँ परिचित है। आधुनिक युग में कहा तो जाता है कि स्त्री सृष्टि की जननी है, सौंदर्य की अवतार है, उन्हीं को आग में धकेल दिया जाता है। अतः बेटी को सावधान करना तो आधुनिक युग के अनुकूल ही माना जाएगा।